हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। आज के वीडियो का हर इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएगा। बस वीडियो ध्यान से देखना है और यार फीडबैक ज़रूर दिया करो। इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग उसको एवेल्युएट करो, वेदर इट विल नेगेटिव और पॉजिटिव। बस आप दिया करो फीडबैक कि क्या इसमें कमी रही या क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मूविंग चार्ज है, उसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए और उसका मैग्नेटिक फील्ड का मान आधा कर दिया जाए, तो उसकी जो पाथ की रेडियस होगी वो कितने टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखा, तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपके माइंड में एक क्लिक हो जाना चाहिए फॉर्मूला कि जो रेडियस रहेगी मूविंग चार्ज की वो रहेगी mv/क्यूब बी। इसका ओरिजिन भी मैं बताऊंगा, पहले आपको परफॉर्मर बना दूं कि आपको परफॉर्म कैसे करना है ऐसे ये। ठीक है, याद रखना रेडियस का। अब वेलोसिटी यानी कि वेग दोगुना किया है तो वेलोसिटी यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हाफ किया है मतलब 1/2, और जो नीचे से 2 रहेगा वो ऊपर जाएगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि आपने देखते ही क्लिक किया विदिन 5 सेकेंड की 4 टाइम्स। ठीक है, तो एक तो ये एक आप रिमेंबर कर लेना इस फॉर्मूले को। अब इसका ओरिजिन क्या है कि जो आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv/r, वो इक्वल कर देते हैं मैग्नेटिक फोर्स के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि v से v कटा, तो जो हमें मिला था फाइनली, याद रखना r=mv/क्यूब बी। एक तो आप ये रिजल्ट याद रखना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं फैक्ट बता दूं जो जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आपको सीधे मिलेंगे। जो चुंबक की मैग्नेटिक लेंथ होती है वो होती है 5/6 उसकी जियोमेट्रिकल लेंथ के। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक लेंथ जो है वो कम होती है और जियोमेट्रिकल लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। ये रिलेशन आप याद रखना। ठीक है, और मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि क्या कहते हैं, जो v होता है उसका वेलोसिटी वो E/b, याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड से सीधा डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये कहाँ से आया? ठीक है, ये आया आपका जो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो डेविएट ना हो उसके लिए क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ई और ये होता है EVB। तो यहाँ से हम देखेंगे इसे इकट होके, तो रिजल्ट ये मिल जाएगा। लड़के क्या करते हैं, बी ऊपर कर देते हैं, नी ई नीचे। तो किसी भी तरह से अब याद रखना मूविंग चार्ज के लिए जो वेलोसिटी का डायरेक्ट आप फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो 10 ओम रेजिस्टेंस है और जो उसका इंडक्टेंस है वो 10 हेनरी है। एक कुंडली है, उस पर 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी गई है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ जिससे आपको पूरा क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो जाए। तो कुंडली में संचित ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। देखो, जब आपको एल दे रखा हो, आर दे रखा हो और वी या जिसे कह सकते हैं ई दे रखा हो, ये तीन चीज़ें गिवन हों और कुंडली में संचित ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है वो पूछ दे अगर, तो आपको कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊं। आपको पता होगा एनर्जी के लिए ½ LI²। अगर नहीं पता है तो आप इसको पता होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ½ LI²। अब चैलेंज ये रहता है कि एल की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट दी है कितनी, 10 हेनरी, तो आप यहाँ पे 10 रख दोगे, ½ × 10। अब आई कहाँ से निकालें, तो आई मेरे भाई क्या होता है V/R। आई क्या होता है V/R, वी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे कुंडली वाले में इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है लेकिन वो जीरो कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे मे भी आपको दिया रहे पेपर में, नहीं भी दिया रहे तो जीरो कंसीडर करके V/R। वी 50 दे रखा है, 50 में हम मेंटली करना है विदाउट यूजिंग पेन पेपर। आई निकालना है मेंटली, 50 में हम 10 का भाग देंगे तो आई हमें 5 मिलेगा और 5 का यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 25। तो यहाँ से आप कैलकुलेट फर्दर करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ब्रेन है, हैबिट आपको पेन और पेपर की कम करनी है, क्योंकि जितना आप पेपर और पेन कम यूज करोगे उतने ही आपके चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा रहेंगे। अब क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष। देखो, निकट दृष्टि दोष होता है उसे मायोपिया कहते हैं और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि निकट बिंदु कहाँ पे होगा। वैसे आपको पता है कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मिनिमम होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है एक हेल्दी आई के लिए। ठीक है, अब आई की बात करें तो आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, सबसे जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। कन्वेक्स होता है यानी कि चीज़ों को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, डाइवर्जिंग नहीं होता है, कन्वर्जिंग होता है, अभिसारी, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब उसके लिए 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि निकट बिंदु कहाँ होगा, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि दोष वाले का मतलब है दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही हैं लेकिन निकट की नहीं दिखा रही हैं। निकट की क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दूर बन रहा है प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर से दूरी पर, यानी कि ये थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करें,
और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इसमें नहीं बता पाया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये 4 चीज़ें पता होंगी कि निकट दृष्टि दोष होता है, उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक तो आई होप आपको पता होंगे। एक हाइड्रोजन न्यूक्लियर है ना, परमाणु है, उसका जो मूल यानी कि उसका मूल अवस्था में क्या है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है नेगेटिव उस पर ऊर्जा। तो n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा क्या है, कभी दिया रहे आपको। तो इसके लिए आप ये याद रखना, n यहाँ पे हो सकता है 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे। तो एक याद रखना जो आपसे पूछे जिस भी इंडिविजुअल की, तो माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर आपको कर देना है, आपका आंसर हो जाए। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ पे 2 देता तो 4 होता, 3 दिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9 से डिवाइड कर दो और आपको जो आंसर हो नेगेटिव में वो हो जाएगा। सबसे पहले तो 40 पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 से 13 एक बार कट होगा, 1.5 बनाएगा, तो आपको ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, और इतना भी नहीं जाएगा कि 3 बार चला जाए, उसके लिए यहाँ पे 27 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए ला रहा हूँ, तो इनको क्या कर सकते हो आप लोग, जो पेपर दे चुके हैं आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हो कि भैया क्या ये रिलेवेंट है। देखो इनके रेलेवेंस पे आप डाउट ना करना प्लीज़, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मैं पूरा एवेल्युएसन पूरा करता रहता हूँ। प्रीवियस ईयर 4-5 साल से मैं हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ। तो इन सारी बातों पे मत ना ये सोचना ये क्वेश्चंस किस बुक के हैं कहाँ से, बस आपको जो कंटेंट है जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है। इन चीज़ों पे पकड़ बना लो, एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ये क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से समांतर यानी कि पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो एफ होता है फोर्स, वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन स्पेशल कंडीशंस पे ये क्वेश्चन बना है। जैसे कि या यहाँ पे समांतर ना देके ये कहता कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही, समांतर का मतलब तो वही दिशा हो गई। वैसे इसका परपेंडिकुलर वाला केस होता है तब उसमें क्यू वी बी। अब साइन थीटा में अगर आप देखें, या समांतर कह दे या कह दे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चल रहा है, तो साइन थीटा का मान 0 रखेंगे, और साइन 0 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान 0। तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो इसका डी आंसर हो जाएगा, लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0। लेकिन और हो सकता है दूसरा कंडीशन लंबवत वाली कहे, तब वहाँ पे क्यू वी बी रहता है। ठीक है, और एक कंडीशन ये कह दे कि यहाँ पे हो सकता है वो कह दे कि वो चल ही नहीं रहा है, एक स्थिर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, कांस्टेंट है। तब अगर स्थिर है तो क्यू वी बी में साइन थीटा में हम वी की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तब भी फोर्स आपका दो सिचुएशन में फोर्स कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, और जब वो परपेंडिकुलर होंगे, बोथ आर परपेंडिकुलर, देन वो वर्क करेगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होगा, ये होती है निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता। ठीक है, तो इनका क्या है कि एक रिजल्ट याद रखना, C इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन अंडर रूट म्यू 0 और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हो। तो यहाँ से अगर इसकी हम पावर ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 होगा, जो C के इक्वेट आता है। C का मतलब 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसकी वैल्यू जो आती है, एक वो उस तरह से एक पूछता है जो प्रेरकत्व है और रेजिस्टेंस है उसका जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो वो T की विमा के इक्वल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ही कुछ ये है, तो याद रखना। नेक्स्ट है फैक्ट है, इस फैक्ट में आपको कुछ समझना नहीं है, याद रखना है। जो सीवी रमन है, आपने जो जिनको किस घटना के लिए जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है। तो उसकी घटना के कारण लाल रंग की, आपने कभी सोचा है कि जो सिग्नल्स होते हैं उनमें जो लाल रंग क्यों, खतरे के सिग्नल्स रेड क्यों रहते हैं, क्योंकि रेड कलर स्कैटर यानी कि बिखरता बहुत कम है, और जब कम बिखरेगा तो वो दूर से ही देख लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्कैटरिंग की जो घटना है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन को, वो स्कैटरिंग की वजह से दिया गया था। अब इंटरफेरेंस, आप देखो ये क्या है कि इंडिविजुअल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। सिंपली जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करें तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना प्रकाश का ध्रुवण बाई लक्ष्य फोर्स, या इंटरफेरेंस बाई लक्ष्य फोर्स, या विवर्तन प्रकीर्णन, कुछ भी आपको पढ़ना है आप सीधा पढ़ते रहा करो। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे चैप्टर्स मैं अच्छे से करा चुका हूँ। अब इसमें क्या है कि मैं जो मिसलेनियस करा रहा हूँ तो इतनी ब्रीफ ही करूँगा एक्सप्लेनेशन, उतना डिटेल नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके देख लिया करो प्लेलिस्ट। 2 कूलम के बराबर
और विपरीत आवेश इतने मीटर की दूरी पे रखें तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा। तो आपको पता होगा जो डाइपोल होता है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, जैसे सपोज यहाँ पे है प्लस क्यू और यहाँ पे है माइनस क्यू। एक ये शॉर्ट डिस्टेंस है जिसको हम पूरा 2L कंसीडर करते हैं, उस पे हों तो क्या करते हैं Q इंटू 2L, यानी कि कोई उठा के और उनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 0.04 कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -2, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल है तो आपको 20 का राइट आंसर दिख रहा है। तो इसमें ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन याद रखना कि ये जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर नहीं होता है। जैसे आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक करंट तो आपका वेक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर होता है। जो टेंसर राशियाँ हैं जैसे जड़त्व आघूर्ण, तो ये सारी आपको एक वेक्टर और स्केलर पे भी कमांड अच्छी होनी चाहिए। संपर्क में रखे दो, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, सॉरी ये कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है, जिनकी फोकल लेंथ 12 और 18 है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो। देखो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि 1/f इज इक्वल टू जो आपका जो कॉम्बिनेशन कर लें तो 1/f1 प्लस 1/f2 कर देंगे तो ईजिली आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई याद रखना कि इसमें प्लस माइनस का बड़ा लोचा रहता है, यानी कि आपको बहुत केयरफुली करना है। तो 1/12 क्योंकि वो उत्तल है, और माइनस रख देंगे 1/18 क्योंकि वो कनकेव है। जब इसको फर्दर सॉल्व, सपोज हमने 72 इसका एलसीएम लिया तो 12 से ये 6 टाइम जाएगा और ये 18 से 4 टाइम्स जाएगा, तो दो ऊपर बचा 2/72 का मतलब 1/36। अगर 1/f अगर रेसिप्रोकेट अगर फोकल लेंथ का 1/36 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, यानी कि 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और हो सकता है कि वो ये भी कह दे कि इनकी फोकल लेंथ तो दे दे और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दे दे, तो फॉर्मूले में थोड़ा आप याद रखना चेंज करना पड़ेगा। 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस अगर डिस्टेंस भी दे दे तो D/f1 F2, ये याद रखना, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन के लिए वैसे इतना नहीं जाएगा, वो इतना कैलकुलेटिव नहीं कराएगा, जो इतना है उतना ही लिमिटेड रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम मास का एक कण है जिस पर आवेश, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी करा चुका हूँ, आर क्या होता है mv/qb। कैसे आया, हमने अभिकेंद्री बल को चुंबकीय बल के इक्वेट करके किया, क्योंकि हो सकता है न्यूमेरिकल बन जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर क्रम में है 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। अब पैरेलल का क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, दोनों के करेंगे 1/10 प्लस 1/10, तो आपका 2/10 का मतलब 1/5 होगा, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना कैपेसिटेंस में उल्टा रहता है, सी जो होता है वो समांतर का C1 प्लस C2 रहता है, कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो सेम है और परमाणु भार यानी कि मास नंबर उनके डिफरेंट है, तो वे क्या होंगे। देखो इनमें क्या कोई चैलेंज नहीं है, मैं आपको बस क्या करना बताना चाह रहा हूँ। जो कभी कभी क्या रहता है कि समस्थानिक है, आपको अच्छे से पता है समस्थानिक क्या होता है, लेकिन वो हिंदी में ऐसे लिख देगा आइसोटोप, आइसोटोप ऐसे अब तो देने लगे हैं, वो है इंग्लिश का वर्ड लेकिन हिंदी में लिख देगा। तो इनकी टर्मिनोलॉजी आपको पता है, यानी कि इनका जो क्या किसको कहते हैं, इसका आंसर तो समझताने के परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न है। तो अगर सम न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉन समान हो तो उसका होता है आइसोटोन, आइसोटोन, क्योंकि आइसोटोन्स ये होते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स इनमें डिफरेंस आपको बस बताना चाह रहा हूँ, और ये आइसोबार होते ही, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में वैद्युतशीलता। अब देखो आपने F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसको जल्दबाजी में करोगे गलत हो सकता है, इस ये कर सकते हो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। याद रखना ये चुंबकशीलता ये यहाँ पे दिख रही है, जब इसका निकालेंगे तो ये यहाँ ले जाएंगे तो फोर्स यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे फोर्स का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आकाश जो होता है वो ब्लू क्यों दिखता है, तो उसका रीज़न होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे अपवर्तन के भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं तो वो भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पूछता है, तारों का चमकना, या कम गहरा आकाश, कम जो तालाब होता है कम गहरा ज़्यादा गहरा, वो वाले सारे क्वेश्चंस, रिफ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल हैं वो जाके आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। एक अमीटर है, उसका प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान क्या, पीक वैल्यू क्या होगी।
तो इसके लिए मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, पीक वैल्यू बटे √2 इज इक्वल टू RMS। तो इस तरह से पीक वैल्यू अगर देखें तो √2 टाइम्स हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो √4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 √2। सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी किसकी है? तो क्या होता है, मैं आपको पूरा ही जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनका मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। रिलायंस मोबाइल इज वेरी यूज़फुल फॉर, किसके लिए यूज़फुल है? फॉर XY, मतलब किसी XY के लिए। तो रिलायंस से रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये इधर से इनकी वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम है, फ्रिक्वेंसीज का बढ़ता हुआ क्रम है, भेदन क्षमता यानी कि उसका भेदन क्षमता को क्या कहते हैं, प्रेट, मुझे याद नहीं आ रहा है वो एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका भी बढ़ता क्रम है। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ गामा की होती है और सबसे अधिक फ्रिक्वेंसी या भेदन क्षमता भी गामा की होती है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो गामा रेज हो जाएगा, और सबसे कम पूछता तो रेडियो वेव होता। रेडियो ऑप्शन में है तो फिर रेडियो कर देते, ठीक है। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की जो हाफ एज है वो 1600 है। देखो क्या होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा कण एमिट करते रहते हैं, जिनसे क्या रहता है कि उनकी जो विघटन एमिशन होता रहता है। तो मैंने वैसे रेडियो एक्टिविटी सेपरेट अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो उसमें। सभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस की मैंने टेक्निक्स बताई कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, अनपढ़ की तरह बिहेव करना है। जैसे अर्ध आयु 16, यानी कि उसकी हाफ कितना है, 1600 है। अब 100 ग्राम था, ठीक है, 100 ग्राम का आधा कितना बचा, 50 बचा, 50 का आधा कितना बचा, 25 बचा। यानी कि 25 ग्राम बचा होने के लिए हमें 2 बार प्रोसेस से गुजरना पड़ा, यानी कि 2 टी हाफ लग जाएंगी। 1600 एक थी तो 2 का मतलब 3200 आंसर हो जाएगा। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। वो आई नो कि आप लोग सोच रहे हो कि 1/2 की पावर n इज इक्वल टू n/n0 से हम हर बार वही करें, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्वेश्चन ईजी है, केवल कॉमन सेंस से हो जा रहा है, तो फिर क्या ज़रूरत है बार बार पूरा लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, उन पर रखने वाले फोर्सेस का जो रेशियो है। तो सिंपली यार डिस्टेंस जो है वो आपकी कांस्टेंट है, तो कूलाम के नियम से सीधा 1 और 1 रेशियो, तो उसमें कुछ करना ही नहीं था। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं और टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतना डायोप्टर है, आपको क्या करना है कि कभी आपसे पूछा गया आपका, आपने देखा कि पॉजिटिव है, उसकी जो क्षमता है यानी कि पावर ऑफ लेंस है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, और कन्वेक्स क्या करता है, किसको दूर करता है, तो वो दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि पहले इसको फोकल P1/F, इसकी पहले फोकल लेंथ निकालें उसके बाद हम पता करें कि ये फोकल लेंथ कैसी आई, सीधा यार पॉजिटिव है तो कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली के लिए जो स्वप्रेरकत्व है वो 2 मिली हेनरी है, उसमें वैद्युत धारा की प्रवाह की दर इतने एम्पियर प्रति सेकेंड है। तो प्रेरित विद्युत भाग बल ई क्या है, मैंने बताया था माइनस का L/dI/dt, ठीक है। अब एल आपको 2 मिली हेनरी, इसको जब हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, और ये पूरा प्रवाह की दर 10⁻³ है, तो -3 से 2 मिली खत्म हो जाएगा, तो आपका सीधा सीधा 2 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो स्वप्रेरकत्व तो है, याद रखना कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ जो फेरों की संख्या के स्क्वायर के। क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एक कुंडली है उसमें स्वप्रेरकत्व उसका 60 हेनरी है, उसमें फेरों की संख्या इतनी है। एक दूसरा है उसमें स्वप्रेरकत्व इतना है, तो फेरों की संख्या बताओ। तो याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, L1/L2 कर देंगे हम N1/N2 का स्क्वायर। तो ये रिलेशन, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए हैं नेवी में भी और एयरफोर्स में भी, तो आप इसलिए याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि यदि 5 वर्ष, देखो रेडियो एक्टिविटी से अब क्या है कि मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चंस आने लगे हैं, चाहे आपका नाभिक जो हो गया या आपके जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स हो गए, उनसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन है कि इसका इनिशियली n0 है, तो 15 वर्ष बाद अंतिम द्रव्यमान क्या होगा। देखो 5 वर्ष T½ उसका दिया गया है। आप पहले तो एक रिजल्ट याद रखना, n/n0, जहाँ पे n0 इनिशियल वाला होता है और ये फाइनली रहता है एमिट के बाद, 1/2 की पावर n, जहाँ पे जो n का मान होता है, या ये बहुत ज़रूरी है, जो n का मान होता है वो n का मान होता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो विघटन का टाइम पीरियड यानी कि विघटन का समय बटे T½ नीचे T½ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, विघटन का समय बटे T½ अब यहाँ पे क्या है कि हमें n निकालना है, तो विघटन का समय इन्होंने कितना दिया है 15 वर्ष, तो 15 बटे T½ अर्ध आयु 5 वर्ष है, तो यहाँ से हमें n का मान कितना मिला 3 मिला।
तो n का मान 3 रखेंगे तो हमें ये 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8 मिल जाए। अब ये 1/8 मिल गया तो ये हमारा n जो है वो इनिशियल बटे 8 हो जाएगा, क्योंकि ये n इनिशियल इधर जाएगा, तो n 0/8 यानी कि इसका फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शुद्ध सिलिकॉन है, एन टाइप अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इसमें कैसी इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। अब देखो, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि एन टाइप का बनाना है तो 5 वैलेंसी वाला मिलाते हैं, और पी टाइप का मिलाना है तो त्रिसंयोजी यानी कि 3 वैलेंसी वाला, 3 संयोजकता जिसकी हो वो मिलाते हैं। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा इसको लैंग्वेज के साथ खेल दिया है, ऐसे ऑप्शंस दे दे तो क्या करोगे। तो आपको पता है एल्यूमिनियम का रहता है 13, कितना रहता है परमाणु क्रमांक 13। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 10 तो 3 बचा, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए इसके 3 हटा देने पड़ेंगे, तो इसकी बैलेंसी 3 हो गई। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 आपका पी टाइप बनाता है, 3 मिलाने पे पी टाइप बनता है, एन टाइप के लिए तो 5 बनता है। सिमिलरली लोहा का भी 2 और 3 बैलेंसी होता है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए दो लोहे में आपको पता होगा 2 भी रहती है और 3, तो यहाँ पे 3 कंसीडर करें तो ये भी नहीं करेंगे। बोरॉन की बात करें कितना रहता है, 5 रहता है परमाणु क्रमांक, तो 2 और 3, तो इसकी भी 3 उड़ा देंगे बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आखिरी ऑर्बिटल में 2 या 8 होने चाहिए, 18 32 ऐसे। लेकिन एंटीमनी की बात करें तो उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 51, और 51 का अगर करेंगे तो 2 8 18 18, यहाँ से देखें 36 और 8 44 और 2 46 हुआ, 46 और 5 51 हुआ, यानी कि इसकी बैलेंसी कितनी है 5। 5 को हटा देने पर ये बैलेंस हो जाएगा, यानी कि आखिरी ऑर्बिटल में 18 हो जाएंगे। तो 5 संयोजकता वाला मिलाते हैं, यानी कि इसका आंसर एंटीमनी हो गया। तो किस किस तरह से, अब सेमी कंडक्टर्स की जो बेसिक्स हैं वो पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब उनका क्या रहता है कि रेजिस्टेंस तो कम हो जाता है, रुकावट कम हो जाती है, और उनकी कंडक्टिविटी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, ये अर्धचालक सेमी कंडक्टर्स में। और जो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की तरह बिहेव करता है, याद रखना ये फैक्ट भी, क्योंकि ये फैक्ट भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन सा मात्रक वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब सपोज मुझे नहीं पता है, आपको एग्जाम में परफॉर्मर कैसे बनना है। मुझे केवल एक पता था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, W/Q, यानी कि जूल प्रति कूलाम। क्या रहता है, जूल प्रति कूलाम। यार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, F/Q क्या रहता है, E=F/Q। हमने देखा कि न्यूटन प्रति कूलाम तो होता है, न्यूटन प्रति कूलाम तो होता है, लेकिन न्यूटन और जूल कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसमें हमने देखा न्यूटन प्रति कूलाम है और इसमें जूल प्रति कूलाम है, तो इसका मतलब है इस अगर ये भी हुआ, क्योंकि ये तो है ही 100%, लेकिन इस वाले को होने के लिए न्यूटन और जूल इक्वल होने चाहिए, जो कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कतई नहीं हो सकता। इस तरह से एलिमिनेट हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक सर्कुलर लूप है, उसमें मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो m है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यदि धारा लूप की रेडियस आधी कर दी जाए तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो इसके लिए आप सीधा एक रिजल्ट याद रखना, देखो इसका डिराइव फॉर्म में मत जाना। जो आई ए रहता है वहाँ से अगर हम ए है तो ए का क्या रहता है πr², तो यहाँ से हमें mr² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये याद रखना। लेकिन फर्दर अगर आई की वैल्यू रखने के बाद देखो तो ये तो m हमें r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो कभी भी कोई रिलेशन निकालने के लिए उसके मूल यानी कि ओरिजिन को हम देखते हैं, ना कि उसके डिराइव फॉर्म को। तो यहाँ से r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r² का मतलब m है, आधी करी गई है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि m/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि कोई भी अगर रिलेशन है वो उसके डिराइव फॉर्म में नहीं, उसके इनिशियल ओरिजिन में करते हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये मैंने शायद अभी पिछले वीडियो में ही बताया था, क्या रहता है जो 2m k ऐसे रिलेशन आया था अंडर रूट, यानी कि m के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि d इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यार क्या है कि चलो ये एक और देख लेते हैं, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हुई जा रही है। मैं क्या करूँगा, पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ऐसे लाऊंगा। 3 × 10 की इतनी फ्रिक्वेंसी दी गई है। और एक क्या देखो, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि अगर डाइपोल एंटीना की लेंथ अगर कभी भी पूछे कोई क्वेश्चन फ्रिक्वेंसी देके, तो आपको कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले आप लैम्डा निकालो, ठीक है, वेवलेंथ। वो कैसे, C/फ्रिक्वेंसी, यानी कि C क्या रहता है, प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि डाइपोल एंटीना की लेंथ आपसे इस बार पूछेगा, एयरफोर्स पूछेगा इस बार, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है कि वो नीट में पूछा जा चुका है, प्रीवियस अभी जो नीट का पेपर हुआ था उसमें आया है। और कई बार ऐसा होता है कि नीट में जो लोअर लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं वो ग्रुप एक्स उठाता ही, चाहे एनडीए और ग्रुप एक्स जितने भी ये सिलेक्शन बोर्ड हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये इस बार आएगा।
तो अगर डाइपोल एंटीना की लेंथ पूछे तो पहले तो आप वेवलेंथ निकालोगे C/F। सी का मतलब 3 × 10⁸ और फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है 3 × 10⁸। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब क्या रहता है कि हाफ जो डाइपोल जो एंटीना रहता है उसके लिए आपको जो λ/2 कर देते हैं, जो लेंथ निकालने के लिए लैम्डा हमने 1 निकाला और 2 कर देंगे, 2 का मतलब 2। तो ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.50 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बता दूं, लैम्डा कैसे निकालोगे, C/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लैम्डा के बाद आप उसका हाफ कर दोगे तो आपका जो हाफ डाइपोल एंटीना की लेंथ आ जाएगी। चलो एक दो और कर लेते हैं। चलो अब क्या करता हूँ कि मैं अभी एक और वीडियो शाम तक आपको कोशिश करूँगा अपलोड करने का, तो उसमें रेस्ट क्वेश्चंस करा दूंगा। बस आप लोग फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन होता है, यही मेरा जो इनकरेज हमें करता है कि आप लोगों का मोटिवेशन। तो आप लोग प्लीज़ इतना करते रहो, बाकी मैं तैयारी आपकी करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्ट्रगल करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।